किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज अप्रैल 2026 में की, जो बिग बैंग के तुरंत बाद बना था? नासा। जेम्स वेब टेलीस्कोप। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। नासा अमेरिका की एजेंसी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे अब तक के सबसे प्राचीन और विशालकाय ब्लैक होल को ढूंढ निकाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? 6.8%। भारत के मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए आईएमएफ ने माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.8% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे तेज है। आईपीएल 2026 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी से नवाजा गया? विराट कोहली। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को चमचमाती पैटर्न के अनुसार मशीन विराट कोहली के नए भारतीय स्टार इस रेस में आगे रहे। मई 2026 के केंद्र सरकार ने किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिलने के बाद निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है? हिमाचल प्रदेश। मई 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिलने के बाद निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की वादियों में उगने वाली अनोखी चाय को यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी मान्यता जीआई टैग दे दी है। अब यह विदेश में खूब बिकेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2026 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है? चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। भारत। चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है और यह ट्रेंड 2026 में भी लगातार जारी है। हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस महासागर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा चमकता हुआ कोरल रीफ मूंगा चट्टान खोजा है? प्रशांत महासागर में। दुनिया की सबसे गहरे और बड़े महासागर प्रशांत महासागर के सी फ्लोर पर ऐसी मूंगे की चट्टानें मिली है जो अंधेरे में खुद ब खुद लाइट की तरह चमकती है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है जहां हर नागरिक को संविधान की बुनियादी समझ है? कोल्लम, केरल। साक्षरता के मामले में केरल हमेशा आगे रहता है। वहाँ के कोल्लम जिले के हर इंसान को भारत के संविधान और अपने अधिकारों के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मई 2026 में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकसी सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओडिशा, कटक में है। कटक ओडिशा में चांदी के पतले तारों से बहुत ही खूबसूरत आभूषण और मूर्तियां बनाई जाती है। इसी कला को तारकसी कहते हैं, जिसे अब जीआई टैग मिल गई है। जून 2026 में
आयोजित T20 विश्व कप 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किन दो देशों ने संयुक्त रूप से की? भारत और श्रीलंका। साल 2026 का पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हमारे अपने देश भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के स्टेडियम में खेला गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून 2026 में ब्रिटेन के बैंकों से अपना कितना टन सोना वापस भारत के सुरक्षित वाल्ट में मंगाया? 100 टन से अधिक। देश की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाते हुए आरबीआई ने विदेशों लंदन में रखा अपना 100 टन से ज़्यादा सोना देश के अंदर वापस मंगाकर मुंबई और नागपुर के खजाने में सुरक्षित रख दिया है। जून 2026 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां। पर्यावरण को बचाने के वैश्विक प्रयासों की इस लिस्ट में भारत काफ़ी नीचे 176वें स्थान पर है। प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के कारण हमें अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए बहुत काम करना होगा। ऑपरेशन अमानत 2.0, वन मित्र योजना अच्छा समझ लीजिए, सर्वशक्ति सैन्य अभ्यास अयोध्या, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां। दुनिया के सबसे शांत देशों की लिस्ट में भारत इस बार 116वें नंबर पर आया है। पिछले साल के मुकाबले हमारी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज को पूरी तरह चालू किया है? न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में पंबन ब्रिज है। यह अनोखा पुल समुद्र के ऊपर बना है। पंबन ब्रिज जो रामेश्वर द्वीप के भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ता है। जब इसका नीचे से बड़ा जहाज गुजरता है तो यह पुल बीच से लिफ्ट की तरह सीधे ऊपर उठ जाता है। ऐसा बनाया गया है पंबन ब्रिज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था? जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं। निर्विरोध इनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। बीसीसीआई के सचिव रह चुके जय शाह अब पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, जिन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। नौसेना नेवी के इतिहास में पहली बार किसी महिला को हेलीकॉप्टर उड़ाने की कमान मिली है और उनका नाम अनामिका है, जिन्होंने आसमान में नया राजीव गौरव स्थापित किया है। जून 2026 में संपन्न हुए ओपन एआई और भारत सरकार के बीच समझौतों के तहत देश का पहला एआई रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु। जब भी देश में किसी बड़ी आईटी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु सबसे आगे रहता है। यह सेंटर भी वहीं खुल रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में किस विशेष अभियान को और मजबूत किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली। अकेली सफ़र करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा और सहेली जैसा एहसास कराने के लिए आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ट्रेन में जाकर मदद करती है, इसलिए नाम है मेरी सहेली। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? 63वें 63।
कोयले और पेट्रोल को छोड़कर सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने के मामले में भारत दुनिया में 63वें नंबर पर आ गया है। हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी है। मार्च 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन सुपर 750 का पुरस्कार एकल खिताब जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। भारत की यह जय वीरू की जोड़ी सात्विक और चिराग बैडमिंटन की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। इन्होंने फ्रांस में दुश्मनों को हराकर गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मुफ्त हवाई यात्रा की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने बुजुर्ग नागरिकों को ट्रेन के बजाय सीधे हवाई जहाज में बिठाकर मुफ्त में तीर्थ दर्शन करवा रहा है। वाह। भारतीय रेलवे ने किस देश के रेलवे के साथ मिलकर मैत्री पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों की क्षमता और फेरे बढ़ाने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना संबंधों को मजबूत करने के लिए कोलकाता से ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है, जिसे अब और अपग्रेड किया गया है। पूछ दिया कि मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, तो बांग्लादेश से भारत के बीच में, कोलकाता से ढाका। कोलकाता भारत में है, ढाका बांग्लादेश में है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीतने वाली रिया सिंघा किस राज्य से संबंधित है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब कौन जीता है? गुजरात की रिया सिंघा। गुजरात की रहने वाली रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज अपने नाम किया है और वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। सरकार ने अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए किस नया राष्ट्रीय पोर्टल जून 2026 में लॉन्च किया है? श्रमेव जयते पोर्टल। एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने वाले जाने वाले भाइयों के डेटा और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने श्रमेव जयते नाम का ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है। आगे समझ में? जब क्वेश्चन वो नहीं समझ में आएगा तो नीचे वाला समझ में आ जाएगा, पढ़ लोगे तो। DRDO ने हाल ही में नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। भारत की ज़्यादातर मिसाइल को टेस्ट ओडिशा के तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से ही होता है। अग्नि प्राइम बहुत ही हल्की और घातक मिसाइल है। दुनिया के पहले AI मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारत के किस शहर में की जा रही है? AI मेडिकल कॉलेज जो जून 2026 में घोषित हुआ, गांधीनगर में बन रहा है, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अब डॉक्टर की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला अनोखा कॉलेज होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नए संस्करण में पहली बार किस पारंपरिक खेल को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया? मल्लखंब और कलरीपयट्टू। मिट्टी और खंभों पर दिखाए जाने वाले देसी स्टंट मल्लखंब मध्य प्रदेश राज्य का खेल और केरल के मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू को अब नेशनल गेम्स में बड़ी पहचान मिली है। भारतीय रेलवे के किस जोन में मार्च 2026 में अपने 100% रूट का पूर्ण विद्युतीकरण पूरा करके रिकॉर्ड बनाया? कोंकण रेलवे। पहाड़ों और गुफाओं से गुजरने वाले बेहद खूबसूरत कोंकण रेलवे ने अपने पूरे ट्रैक पर बिजली का तार दौड़ा दिया, जिससे अब डीजल इंजन की ज़रूरत खत्म हो गई है और प्रदूषण जीरो हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था UPSC की कमान पूर्व स्वास्थ्य सचिव
प्रीति सूदन को सौंपी गई है। 2026 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की आधिकारिक थीम क्या थी? महिलाओं को प्रेरित और समाविष्ट करें, इंस्पायर इंक्लूजन। इस साल के थीम का मतलब था कि समाज के हर काम में महिलाओं को शामिल किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को पूरी तरह से ट्रैकोमा आँखों की संक्रामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। ट्रैकोमा जो रोग होता है, आँखों की बीमारी होती है। WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरा स्वास्थ्य का संगठन है, नेपाल को इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाई है। उसने अपनी आबादी को अंधापन पैदा करने वाली इस खतरनाक बीमारी से पूरी तरह बचा लिया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित कहाँ बनकर तैयार हुआ है? बापू टावर बना है पटना, बिहार। बिहार की राजधानी पटना में 6 मंजिला ऊंचा एक आलीशान टावर बना है, जिसकी बाहरी दीवारें चमचमाते तांबे कॉपर से ढकी है और यह महात्मा गांधी के विचारों को समर्पित है। अच्छा, हमको नहीं जानकारी था। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल करने पर जोर दिया है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार के कंधों पर आई है। चुनाव का पूरा ज्ञान इनके पास है, ज्ञानेश कुमार। हेनल ओपन डेटा इंडेक्स 2026 के अनुसार डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी डेटा को जनता के लिए पारदर्शी बनाने में कौन सा देश पहले नंबर पर है? डेनमार्क। यूरोप का छोटा सा देश डेनमार्क यूरोप महादेश में है। ईमानदारी और सरकारी कामकाज को इंटरनेट पर साफ सुथरा रखने में हमेशा की तरह दुनिया में नंबर 1 बना है। ईमानदारी बहुत ज़्यादा है डेनमार्क में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध जो होता है, गिद्ध देख रहे हो? गिद्ध देखे हो? गिद्ध उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। प्रकृति के सफाई कर्मी कहे जाने वाले गिद्ध गायब हो रहे हैं। गिद्ध अब गायब हो रहे हैं। पहले बहुत गिद्ध दिखाई देते थे, वल्चर। इन्हें बचाने के लिए यूपी के महाराजगंज जिले में एक स्पेशल ब्रीडिंग और केयर सेंटर खोला गया है। अच्छी बात है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए किस सिंगल हेल्पलाइन नंबर को और अधिक आधुनिक बनाया है? रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए किस सिंगल हेल्पलाइन नंबर को और अधिक आधुनिक बनाया है? 139। अब रेलवे में सुरक्षा, खाना, टिकट या सफाई से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपको अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 139 डायल कीजिए और सब समाधान हाजिर। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 134वीं। शिक्षा, कमाई और लंबी उम्र के आधार पर बनने वाली इस सबसे ज़रूरी लिस्ट में भारत दुनिया में 134वें स्थान पर है। हमें अभी अपने देशवासियों के जीवन स्तर को और ऊपर उठाना है। प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार, एबेल प्राइज, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल ने गणित की जटिल थ्योरी को बहुत आसान बनाया, जिसके लिए उन्हें नॉर्वे की सरकार ने इस सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा।
भारत के किस शहर में देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन, बिना ड्राइवर की चलने वाली मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू किया है? बेंगलुरु येलो लाइन। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी, उसमें ड्राइवर नहीं रहेंगे। बेंगलुरु में ऐसा चला है। बेंगलुरु की मेट्रो की नई येलो लाइन पर अब ट्रेनें बिना इंसानी ड्राइवर के पूरी तरह कंप्यूटर और एआई की मदद से दौड़ रही है, जो बेहद सुरक्षित और आधुनिक तकनीक है। एआई के माध्यम से दौड़ रही है। एआई मतलब होता है ना कि आदमी जैसा वहाँ पर बैठ जाएगा, वही हैंडल करेगा एआई। समझ जाइए। एक ज़माना ऐसा भी आएगा ना कि ऑर्डर कीजिएगा ना तो एआई से आपके जहाँ लोकेशन रहेगा और ड्रोन के माध्यम से आपके घर पर आके सामान दे देगा। अब डिलीवरी एजेंट को आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑर्डर किए, जहाँ से भेजा ड्रोन भेज देगा, आपका लोकेशन को ट्रेस कर लिया, ऑर्डर जहाँ से किए हैं, ऊपर ड्रोन आकर के आपके पास सामान दे देगा। एआई जो है अभी नहीं डेवलप है, लेकिन हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक बिजली देने की प्रावधान है? 300 यूनिट। सरकार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री बिजली देगी, जिससे आम जनता का बिल जीरो हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के नए अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है? थाईलैंड। हिंद महासागर के आसपास के देशों के नौसेनाओं के इस बड़े ग्रुप की कमान अगले 2 साल के लिए थाईलैंड को दी गई है। आईपीएल 2026 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने, जिन्होंने नीलामी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए? ऋषभ पंत। खिलाड़ियों के हालिया बड़ी नीलामी में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और कुछ विदेशी गेंदबाज पर फ्रेंचाइजियों ने पानी की तरह पैसा बहाया। किस राज्य के प्रसिद्ध मझौली मुखौटा, मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग के हाल में ही जीआई टैग मिला है? असम को। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने खूबसूरत माजुली द्वीप पर हाथ से बनने वाले पारंपरिक चेहरों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और कानूनी सुरक्षा मिल गई है। भारतीय सेना ने देश की पहली सशस्त्र ड्रोन रेजिमेंट कहाँ स्थापित की है, जो सीमा को निगरानी करेगी? ड्रोन भटिंडा, पंजाब। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब के भटिंडा में सेना ने मिसाइल और बम से लैस ड्रोनों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है, जो बिना सैनिक के ही दुश्मनों को तबाह कर सकती है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा? 2026 का इतिहास महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका। हमेशा भारत यह खिताब जीतता था, लेकिन इस बार श्रीलंका की महिला टीम ने घरेलू मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाकर मजबूत भारतीय टीम को हरा दिया और ट्रॉफी जीत ली। बताइए, भारत की टीम हार गई। केंद्रीय बजट में अमृत पीढ़ी के विकास के लिए किस नई इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत युवाओं को कंपनियों में ट्रेनिंग मिलेगी? पीएम इंटर्नशिप योजना। देश के 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 बड़ी कंपनियों में असली काम सीखने का मौका मिलेगा और सरकार उन्हें हर महीने 5,000 का स्टाइपेंड भी देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम अब वाशिंगटन में बैठकर IMF के अंदर भारत की आर्थिक नीतियों और आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत की तर्ज पर कम दूरी के शहरों के लिए शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत की तर्ज पर कम दूरी के शहरों के लिए शुरू की गई
नई ट्रेन सेवा का नाम क्या है? नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो। 100 से 150 किलोमीटर की दूरी वाले दो पास के शहरों जैसे अहमदाबाद से भुज के बीच रोज अप डाउन करने वाले यात्रियों के लिए एयर कंडीशन्ड और बेहद तेज नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, जो 2026 के अंत तक पूरा होगा? बिहार, पूर्वी चंपारण। अयोध्या के राम मंदिर के बाद आकार और क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है। यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है? डिजिटल, बिना पेपर का सब काम। केरल। केरल सरकार के दफ्तरों में अब फाइलों और कागजों का काम पूरी तरह खत्म हो गया है। अब कुछ कंप्यूटर और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ई गवर्नेंस होता है। वर्ष 2026 के ज्ञानपीठ पुरस्कार, देश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान, में किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? प्रसिद्ध लेखक, कवि, समकालीन चयन। भारत में भाषाओं और कविताओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गज साहित्यकार को इस 11 लाख रुपए की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। समकालीन चयन। ज्ञानपीठ पुरस्कार सब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ लिटरेचर में जो लेखक है, लेखक का कवि को दिया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भारी रॉकेट LVM-3 के जरिए किस विदेशी कंपनी के उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा? OneWeb। भारत का सबसे बाहुबली रॉकेट LVM-3 अब विदेशी कंपनियों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर इसरो के लिए करोड़ों रुपया की कमाई कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितने % की वृद्धि हुई है? 7.2%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के आम नागरिक की सालाना औसत कमाई लगभग 7.2% की अच्छी बढ़ोतरी दिखाई गई। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मराठा सैन्य वास्तुकला, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, भारत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और अभेद पहाड़ी और समुद्री किलों जैसे शिवनेरी रायगढ़ को अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी लोकल ट्रेनों और एक्सप्रेस कोचों में कौन सा आधुनिक सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है? CCTV और फायर डिटेक्शन सिस्टम। ट्रेनों में चोरी रोकने और आग लगने की घटना को शुरुआती 5 सेकंड में पकड़ने के लिए रेलवे अब हर बोगी में इंटरनेट वाले कैमरे और स्मोक सेंसर लगा रहा है। अच्छी बात है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा 5 years मल्टीपल एंट्री वीज़ा देने की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अब दुबई या अबू धाबी जाने वाले भारतीयों को बार बार वीज़ा के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। एक बार वीज़ा लो और 5 साल तक जितनी बार चाहो वहाँ घूमने जाओ। एक बार में 5 साल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत कौन सा स्थान है? चौथा। सैन्य और हथियार लड़ाकू विमानों की कुल ताकत के मामले में हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। पहले 3 पर अमेरिका, रूस और चीन है। जून 2026 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच देशों के रूप में भाग लेने के लिए भारत के किस नेता ने इटली की यात्रा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि भारत G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने PM मोदी को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था।
ये बहुत मेलोनी के साथ उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ। जून 2026 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में भाग लेने के लिए भारत के किस नेता ने इटली की यात्रा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि भारत G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मझौली व स्थानीय उत्पाद को देश का 5वां जीआई टैग देकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ? असम। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र उत्पाद। भारत सरकार ने देश की अनूठी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के क्रम में जीआई टैग की कुल संख्या 500 को पार पहुंचा दिया है, जिसमें उत्तरी पूर्वी राज्यों का बड़ा योगदान है। जून 2026 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को किस देश के नागरिक हैं? रूस अंतरिक्ष यात्री ओलेग ने स्पेस स्टेशन में कुल 1000 से ज़्यादा दिन बिताकर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड करने का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया है? 2026 के अंत तक। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बनने की राह पर है और इस साल के खत्म होने तक भारत की हर एक बड़ी लाइन पर डीजल इंजन बंद होकर सिर्फ बिजली वाली ट्रेनें दौड़ेगी। न्यू पंबन ब्रिज इम्पोर्टेंट है। कोंकण रेलवे, नमो भारत रैपिड रेल, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको देख लेना ऊपर। इसरो के द्वारा घोषित चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी चट्टानों के नमूने को वापस पृथ्वी पर लाना। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी। अब चंद्रयान 4 एक कदम आगे बढ़कर वहां की मिट्टी उठाकर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाएगा। इसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, कर्नाटक में। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुख्य दफ्तर बेंगलुरु में है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी भी कहा जाता है। बेंगलुरु का हो, सिलिकॉन वैली का हो, स्पेस सिटी का हो, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम क्या है? गगनयान। भारत में पहली बार अपने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत पहली बार अपने वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगन का मतलब आकाश होता है, इसलिए इसका नाम गगनयान रखा गया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले समर्पित सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर पर रहकर सूर्य की लगातार निगरानी कर रहा है। आदित्य L1 जो है भारत के पहला समर्पित सौर मिशन है और वहां पहुंचकर 15 लाख किलोमीटर सूर्य की लगातार निगरानी कर रहा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDCSC, जहां से इसरो अपने अधिकांश रॉकेट लॉन्च करता है। इसरो जो है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही रॉकेट को लॉन्च करता है। किस राज्य में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब बताओ कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च क्यों होता है? जितने अंतरिक्ष लॉन्च होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे से ही लॉन्च होते हैं। यह केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर पुलिकट झील के पास स्थित है। द्वीप के पास है। समुद्र के किनारे होने के कारण रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यह सबसे सुरक्षित जगह है, बताया ना। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश।
पुलिकट झील के पास है यह। समुद्र के किनारे होने के कारण रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यह सबसे सुरक्षित जगह है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित व्योम मित्र क्या है जो खबरों में रहा? एक महिला रोबोट जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में जाएगी। व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ होता है दोस्त। इंसान को भेजने से पहले इसरो इस हाफ ह्यूमनाइड महिला रोबोट को गगनयान में भेजकर सुरक्षित की जांच करेगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, पहला तो हो गया। किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 1975 19 अप्रैल 1975। भारत ने अपना पहला उपग्रह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। इस सोवियत संघ रूस की रॉकेट की मदद से 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया। रूस की रॉकेट थी। कृत्रिम उपग्रह जो था, जो रॉकेट से छोड़ा गया, वो रूस का था। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा गया था आर्यभट्ट। भारत से भारतीय रॉकेट SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? रोहिणी। आर्यभट्ट विदेशी धरती से लॉन्च हुआ था, लेकिन साल 1980 में भारत ने अपने खुद के रॉकेट SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। याद रखना, रोहिणी उपग्रह अपने रॉकेट से भेजा गया था। आर्यभट्ट जो था रूस के रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है, यानी आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया था, 1980 में रोहिणी भेजा गया, 5 साल बाद। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे? इसरो के पहला अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। किस वर्ष स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। 1969, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त तो याद रहेगा, 1969 याद रखो। 1969। इसी साल दुनिया के पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहली बार चढ़े थे। आप दोनों की घटनाओं को एक ही साल से जोड़कर याद रख सकते हैं। जिस साल नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना कदम रखा, उसी साल इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं? डॉक्टर के सिवन। आसान भाषा में याद रखें। चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के चीफ रहे डॉक्टर के सिवन को रॉकेट मैन कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। दोनों में भ्रमित ना हो, आ जाएगा। मिसाइल मैन किसको कहते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम। और रॉकेट मैन डॉक्टर के सिवन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन सोयूज T-11 के तहत उड़ान भरी थी? पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा थे, अंतरिक्ष में गए थे। सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन में थे, रूस के अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से वो गए थे। 3 अप्रैल 1984। साल 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। जब तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्हें देखरेख में चंद्रयान 3 आदित्य L1 को सफलता मिली? S सोमनाथन। वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष S सोमनाथ है। सोमनाथ का मतलब चंद्रमा का भगवान भी होता है, और इन्हीं के समय भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। 2008 में भारत ने चांद पर अपना पहला कदम बढ़ाया। चंद्रयान फर्स्ट ने ही दुनिया की पहली बार बताया कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान फर्स्ट पहुंचा था।
इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी रॉकेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? GSLV मैक थर्ड। भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले इस रॉकेट को इसरो का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम GSLV मून या GSLV मार्क थर्ड था। अब इसका नाम हो गया LV-M3 लॉन्च व्हीकल M3। GSLV हट गया, GS हट गया। मंगल ग्रह की कक्षा में पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? मिशन मोम 2013 चौथा और एशिया का पहला। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के जरिए भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने मंगल तक पहुंच बनाई। खास बात यह है कि भारत ने यह कारनामा अपने पहले ही चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिखाया था। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का नाम क्या रखा गया था जिसने चांद की सतह पर टप डाउन किया? विक्रम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का सम्मान देने के लिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों को लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। चंद्रयान 3 का नाम लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। चंद्रयान 3 को उस रोवर का नाम क्या है जो लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूम रहा था? प्रज्ञान। संस्कृत में प्रज्ञान का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, सर्वोच्च ज्ञान। यह रोवर 6 पहियों वाला एक छोटा सा रोबोटिक वाहन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह दक्षिणी ध्रुव को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उससे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है और जहां चंद्रयान 2 का पद चिन्ह पड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। हर साल भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता था? 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस महान सफलता की याद में अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस महान सफलता की याद में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। अंतरिक्ष मलबे, स्पेस डिब्रिस और उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए इसरो द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेत्र। अंतरिक्ष में तैरते कचरे पर नजर रखने के लिए इसरो ने एक नेटवर्क बनाया है। आँख या नज़र को हिंदी में नेत्र कहते हैं, इसलिए नाम प्रोजेक्ट नेत्रा। इसरो के प्रसिद्ध रॉकेट PSLV, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। पोलर कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने के कारण इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इसने इसरो के कई बड़े मिशन जैसे चंद्रयान 1, मंगलयान को उड़ाया गया है। हाल ही में खबरों में रहे कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थित है, जहां इसरो अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट बना रहा है? तमिलनाडु। श्रीहरिकोटा के बाद अब तमिलनाडु का कुलशेखरपट्टनम में भारत का दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन बन रहा है। श्रीहरिकोटा तो पुराना है, दूसरा बन रहा है तमिलनाडु में। यहाँ से छोटे छोटे रॉकेट SSLV सीधे दक्षिणी ध्रुव की तरफ लॉन्च किए जा सकेंगे। इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? निसार। दोनों एजेंसियों का नाम मिलाकर यह शब्द बना है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार निसार। यह पूरी पृथ्वी को हलचल और भूकंप आदि पर नजर रखेगा।
भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह कौन सा है जो अंतरिक्ष में एक वेधशाला की तरह काम करता है? एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के नाम पर ही इसका नाम एस्ट्रोसेट रखा गया है। यह दूर की आकाशगंगाओं और तारों का अध्ययन करता है। चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई को इसने पृथ्वी से उड़ान भरी थी और लगभग 40 दिन का सफर तय करके 23 अगस्त को चांद पर पहुंचा था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 40 दिन का सफ़र तय करके 23 अगस्त को लौटा था। 40 दिन का सफ़र तय करके 23 अगस्त को चांद पर पहुंचा था। इसरो द्वारा छोटे और हल्के उपग्रहों को कम लागत में तुरंत लॉन्च करने के लिए विकसित किए गए नए रॉकेट का नाम क्या है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटे देश या कंपनियों के छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो ने यह नया छोटा पैकेट बड़ा धमाका रॉकेट बनाया है, जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा के तट पर स्थित इस द्वीप से भारत अपनी अग्नि पृथ्वी जैसे खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट करता है, इसलिए इसका नाम मिसाइल मैन के नाम पर रखा गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट अनुसंधान केंद्र है, कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में यह केंद्र स्थित है। यहीं से भारत ने 1963 में अपना पहला छोटा साउंडिंग रॉकेट उड़ाया था। इसरो द्वारा भारत में निर्मित अपने खुद के GPS या क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम का आधिकारिक नाम क्या है? नाविक। जैसे अमेरिका का GPS है, वैसे ही भारत का अपना सिस्टम नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन है। नाविक शब्द का अर्थ समुद्र के मलाह, नाव चलाने वाले से प्रेरित है, जो रास्ता दिखाते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों के कारण ही भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई थी। उन्हीं की याद में इसरो के सबसे बड़े केंद्र का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाली दुनिया के शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में इसरो का कौन सा स्थान है? 6वां नंबर पर है। नासा पहला नंबर पे, रासकॉस्मॉस रूस दूसरा नंबर पे, ESA यूरोप तीसरा नंबर पे, CNSA चाइना चौथा नंबर पे, JAXA जापान 5वां नंबर पे। भारत के इसरो दुनिया के सबसे ताकतवर और सफल टॉप 6 स्पेस एजेंसियों में गिनी जाती है। तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट इंजनों को विकास के लिए जिम्मेदार इसरो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम कहाँ स्थित है? बलीमला और बेंगलुरु। रॉकेट में 2 तरह के ईंधन होते हैं, ठोस, लिक्विड इंजन से जुड़ी रिसर्च मुख्य रूप से केरल में होती है। इसरो के प्रसिद्ध विकास इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस रॉकेट के चरणों में किया जाता है? PSLV और GSLV दोनों में। विकास इंजन इसरो का सबसे भरोसेमंद लिक्विड इंजन है। महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बलाल साराभाई के नाम के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर इस इंजन का नाम विकास रखा गया था। वर्ष 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट PSLV C-37 से रिकॉर्ड कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? 104। क्रायोजेनिक इंजन जो बहुत ही कम तापमान पर काम करता है, में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन।
बहुत भारी रॉकेटों के सबसे ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन लगता है। इसमें -डिग्री तापमान पर अत्यधिक ठंडी लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। भारत के किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित फिल्म रॉकेट द नबी इफेक्ट को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? नबी नारायणन। इसरो के महान क्रायोजेनिक वैज्ञानिक नबी नारायणन पर गलत आरोप लगे थे, बाद में बेकसूर साबित हुए। उन्हीं के इसी संघर्ष और जासूसी कांड की सच्चाई पर एक फिल्म बनी थी। इसरो द्वारा सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से प्राप्त डेटा और तस्वीरों को इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद। उपग्रहों द्वारा खींची गई भारत के खेतों, जंगलों और मौसम की तस्वीरें सबसे पहले हैदराबाद के NRSC सेंटर में आती है, जहां वैज्ञानिक उनका विश्लेषण करते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नई सैटेलाइट सीरीज का लॉन्च किया है जो देश की सीमाओं पर 24 घंटे नजर रखने वाला कहा जाता है? रिसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और टीवी सिग्नल पहुंचाने के लिए इसरो द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रहों की सीरीज को क्या कहा जाता है? इनसेट। हम टीवी पर जो मैच या खबर लाइव देखते हैं या ATM में काम करते हैं, ये सब GSAT या इनसेट जैसे टेलीकॉम सैटेलाइट की मदद से ही संभव हो पाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? भारत की, जिनकी चयन नासा द्वारा किया गया था? कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल की रहने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। साल 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल क्रैश होने के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान IIST, जहाँ स्पेस साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई होती है, कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जहाँ पूरी तरह से अंतरिक्ष की पढ़ाई के लिए समर्पित है। यहाँ से पास होने वाले सीधे इसरो में वैज्ञानिक बनते हैं। हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान सफल लैंडिंग टेस्ट किया। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम क्या है? RLV लेक्स। अभी तक रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसरो एक ऐसा रॉकेट हवाई जहाज बना रहा है जहां उपग्रह छोड़कर वापस हवाई पट्टी पर लैंड कर जाएगा। इसका नाम पुष्पक रखा गया है। भारत का पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह कौन सा है जिसे सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल पढ़ाई के लिए लॉन्च किया गया है? एडुसेट, GSAT, एजुकेशन सैटेलाइट। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था ताकि टीवी के माध्यम से दूर दराज के गाँवों में बच्चों को अच्छे टीचर के लेक्चर दिखाए जा सके। इसरो के वाणिज्यिक शाखा कमर्शियल आर्म का नाम क्या है जो विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने की बिजनेस डील करती है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट किस वर्ष थुम्बा, केरल से लॉन्च करके अपना स्पेस सफर शुरुआत की थी? 1963, 21 नवंबर। साल 1963 में भारत का पहला छोटा रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर लॉन्चिंग पैड तक ले जाया गया था। यहीं से हमारे महान सफर की शुरुआत हुई थी। उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारियां और चक्रवात के सटीक भविष्यवाणी के लिए इसरो का कौन सा उपग्रह श्रृंखला काम करती है? ईशांत 3DR मौसम सेट। समुद्र में उठने वाली तूफान और बारिश के पहले से जानकारी देने के लिए इसरो के इनसेट 3D सीरीज के मौसम उपग्रह 24 घंटे तैनात रहते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग और इसरो मिलकर अंतरिक्ष रॉकेटों के लिए किस नई ऊर्जा तकनीक पर काम कर रहे हैं? RTG। गहरे अंतरिक्ष डीप स्पेस में जाकर सूरज रोशनी नहीं पहुंचती, वहां उपग्रहों को बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा का छोटा जनरेटर लगाया जाता है, जिसे RTG कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली
भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिसा बंदाला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत लगभग कितनी थी, जिसे दुनिया की सबसे किफायती चंद्र मिशन माना जाता है? 615 करोड़ था। हॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर अवतार के बजट से भी कम बजट मात्र 6 से 15 करोड़ में इसरो के वैज्ञानिक ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 6 से 15 करोड़। हाल ही में इसरो ने जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रमा के अगले मिशन की योजना बनाई है। इसका नाम क्या है? लुपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुपेक्स। इस मिशन में जापान का रॉकेट व रोवर होगा और भारत का लैंडर होगा। दोनों मिलकर चांद पर पानी की सटीक मात्रा का पता लगाएंगे। देखिए ग्रुप डी में क्या आता है? चंद्रयान 3 और गगनयान। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है और साराभाई जो है केरला में है। ठीक है। भारतीय राजनीति और संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रेलवे की संघ सूची शामिल है? अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। रेलवे पर कानून बनाने और उसे चलाने का पूरा हक केंद्र सरकार का है, इसलिए यह संघ सूची में आता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए। अधिकार की बात है तो सबसे मजबूती से अमेरिका करता है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का खात्मा करता है? आर्टिकल 17। छुआछूत का खतरा है, खतरे का नंबर 17, इसलिए अनुच्छेद 17 छुआछूत की पूरी तरह गैर कानूनी बनाता है। भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, राष्ट्रपति को शपथ देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज दिलाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, छोटा संविधान। आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में इतने सारे बदलाव किए गए कि एक छोटा संविधान ही कहा जाने लगा। इसी के तहत प्रस्तावना और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4A। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, बाद में जोड़ा गया 1976 में। इसीलिए तो 5 था, अब इसको एक करके अलग जोड़ा गया, 4A और 51A किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। गाँव में पंचायत को कानूनी ताकत देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और शहरों के नगर निगम के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भीमराव अम्बेडकर। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले और संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ही देश के पहले कानून मंत्री बने थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार। प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार 1976 के 42वें संशोधन में बदलाव किया गया, जब उसे 3 नए शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। सरकारों को जन कल्याण के काम कैसे करना चाहिए? रास्ता हमें आयरलैंड के संविधान में दिखाया है।
भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 65 वर्ष अधिकतम उम्र, 6 वर्ष। चुनाव आयोग के सबसे बड़े अफसर या 6 साल तक कुर्सी पर रह सकते हैं या फिर 65 साल की उम्र होने तक, दोनों में से जो पहले पूरा होगा वो रिटायर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सभी कानून फेल हो जाते हैं, सरकार जो मन है वो कर सकती है इमरजेंसी लगाने से। 352 आर्टिकल है। आपातकाल के 3 अनुच्छेद है। 352 देश में युद्ध होने पर। 356 राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 360 वित्तीय संकट। भारत के किस राज्य में सबसे पहले अनुच्छेद 356 लगाया गया था? पंजाब में 1951 में। आज़ादी के बाद साल 1951 में पंजाब राज्य की सरकार गिरने के कारण वहां देश का पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस मौलिक अधिकार बनाया गया? 21A, राइट टू एजुकेशन मौलिक फंडामेंटल राइट। पढ़ना है तो पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाई को फ्री और जरूरी बना दिया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देश के पैसे और खर्चों को हिसाब रखने वाला महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करता है। वर्तमान संविधान में इनका जिक्र आर्टिकल 148 में है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा को निम्न सदन, जो भंग हो जाता है और 5 साल में बदलता है, 5 साल होता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो मद्रास से अलग हुआ 1953 में, और अलग मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा तय की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के जरिए 18 साल की उम्र में ही वोट देने का अधिकार मिल गया। धन विधेयक केवल संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। पैसा, टैक्स, बजट से जुड़ा कोई भी बिल, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। केवल लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान की सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के बहुत बारीकी से लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का मतलब है सबके लिए बराबर, एक जैसा, इक्वल नियम। 2 चौके यानी 44 अब से बिल्कुल बराबर यानी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए अनुच्छेद 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाल के वर्षों में राजनीतिक रूप से सबसे चर्चित रहा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को, डिप्यूटी स्पीकर को देंगे, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर नहीं रहेंगे तो स्पीकर को। लोकसभा का अध्यक्ष को अपने इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपने इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। ये दोनों आपस में ही अदला बदली कर लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जब संविधान बना था तब केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधनों के जरिए 4 और जोड़ी गई, जिससे अब इनकी कुल संख्या 12 हो गई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया का पहला बड़ा सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्रुप डी का सबसे पेटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून। कहाँ से? 5 जून का पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, स्टॉकहोम में।
इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? समताप मंडल में। ओजोन गैस की लेयर समताप मंडल में होती है। यह सूर्य की खतरनाक कैंसर पैदा करने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। यहाँ नोट डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल है और डॉप्सन जो है ओजोन की मोटाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों सीएफसी पर रोक लगाना। कैटकी और फ्रिज से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन में छेद कर रही है। इसे रोकने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में यह सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जो उत्तराखंड में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा। जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गांव के लोगों से चिपक गए। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। सुंदरलाल जी का नाम पेड़ों की सुंदरता से जुड़ा, याद रखें। भारत का सबसे पुराना और पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना। रामगंगा नेशनल पार्क जिसे पहले कहा जाता था। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, याद रखना। तब इसे हेली नेशनल पार्क कहते थे। वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट हुआ और जिम कॉर्बेट से अब रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है चिड़ियाघर। वैश्विक वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुआं से निकलने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज की गर्मी को पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती है, जिससे पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल किस पर्यावरण संबंधी है? जलवायु परिवर्तन। जापान के क्योटो शहर में हुई संधि का मुख्य लक्ष्य कार्बन और अन्य गर्म गैसों के धुएं को कम करके ठंड रखना था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, दलदली भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। वर्तमान भारत में कुल कितनी राम सरोवर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय? 85 से अधिक। भारत अपनी झीलों और तालाबों को बहुत तेजी से इस लिस्ट में शामिल कर रहा है। हालिया वर्षों में नए तालाबों के जुड़ने से इसकी संख्या 85 पार कर चुकी है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में किस प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी को जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों का अध्ययन और उनकी रक्षा में लगा दी। जम्मू कश्मीर में उनके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, डॉक्टर सलीम अली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम मुख्य रूप से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा, वन हॉर्न्ड रिनो। गैंडा एक सींग वाला काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। असम के काजीरंगा पार्क एक सींग वाले गैंडे के सबसे बड़े घर है। रेलवे सुरक्षा बल की परीक्षा में बार पूछा था, RPF में। पारिस्थितिकी तंत्र पूछ देगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम, किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा। भारत पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। दुनिया का हर चेन सूरज से शुरू होता है। सूर्य की धूप से पौधे खाना बनाते हैं और पौधे को जानवर खाते हैं। सूर्य ही ऊर्जा का असली बॉस है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? 1972। जानवरों के शिकार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए साल 1972 में यह कड़ा कानून बना। इसके लिए एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भोपाल गैस त्रासदी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC।
2-3 दिसंबर 1984 को रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई। यह पर्यावरण इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। हजारों लोगों की मौत हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में कौन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फैक्ट्रियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें बादलों को पानी से मिलकर एसिड तेजाब बना देती है। इसे एसिड रेन के कारण हमारा ताजमहल पीला पड़ रहा है। भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एशियाई शेरों एशियाटिक लॉयंस का एकमात्र घर है? एशियाई शेर के एकमात्र घर गुजरात है। गिर से याद रखें गुजरात। गुजरात के गिर जंगलों के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी बब्बर शेर खुले में नहीं पाए जाते हैं। बब्बर शेर खुले में है तो गिर नेशनल पार्क में जाओ देखो। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 2010। आसान भाषा में याद रखें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी पर तुरंत जुर्माना लगाने और प्रदूषण को केस सुलझाने के लिए 2010 में एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था, जिसे एनजीटी कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण की 3 बड़ी तारीख लाइन से आती है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। 22-22 याद रखिए। मार्च में 22 जल दिवस, अप्रैल में 22 पृथ्वी दिवस, मई में 22 जैव विविधता दिवस। रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त जीवों और पौधों की सूची जारी करता है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया था? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन जो होता है ना, रेड डाटा बुक होता है, जो संकटग्रस्त जीवों और पौधों की सूची जारी करता है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की संस्था जो है गायब हो रहे जानवरों को रेड लिस्ट डालती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन का मतलब कि वो डाटा तैयार करते हैं कौन से जानवर संकटग्रस्त में है, किनकी संख्या कम हो रही है, पौधा हो चाहे जानवर हो। मीथेन CH4 गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है, जो एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? धान की खेती जुगाली करने वाले पशुओं से। दलदली इलाकों, चावल, धान की खेती और गाय भैंस के गोबर या उनके जुगाली करने वाले से मीथेन गैस निकलती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। प्रदूषण को मापने के लिए उपयोग होने वाला BOD का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रदूषण की मापने के लिए उपयोग होने वाला BOD का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदी का पानी कितना गंदा है, यह जांचने के लिए पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD मापा जाता है। BOD जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होता है। हाल ही में चीतों को भारत में फिर से बसाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अमेरिका लाया जाता है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। भारत से चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा पर्यावरण प्रोजेक्ट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का मुख्यालय भारत किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। देश में प्रदूषण को कड़े नियम और एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करने वाले मुख्य संस्था CPCB देश की राजधानी नई दिल्ली से काम करती है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत और विश्व का पहली पूरी तरह से ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। केरल के कोचीन एयरपोर्ट हम अपनी ज़रूरत की पूरी बिजली खुद के लिए सोलर पैनल से बनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिल चुका है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत, ये आता है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन, ये सब आता है।
दो फरवरी आर्द्रभूमि, 5 जून पर्यावरण दिवस, कूनो नेशनल पार्क चीता के लिए है, काजीरंगा गैंडा के लिए, ये सब आते हैं। भारतीय कला संस्कृति, ये बहुत कला संस्कृति से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से। भारतनाट्यम किस राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम के तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर से हुई है। इसे याद रखने के लिए भारत का तुम तमिलनाडु मिलन कराओ, यानी भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन श्योर है कि परीक्षा में आएगा। तो भारतनाट्यम पुराना है, तमिलनाडु का है, याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। कथकली मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध भारत किस राज्य से? केरल में। केरल से कथकली, मोहिनीअट्टम, पट्टम, अट्टम, कट्टम, पट्टम, ये सब केरल होता है। कथकली केरल, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम, अट्टम रहेगा ना, घट्टम, समझो कि केरल से, ठीक है। होगा कि क्लास कथकली अट्टम रहेगा केरल। जिस भी नृत्य के अंत में अट्टम लगा हो, देखिए आ गया अट्टम लगा हो, जैसे मोहिनी अट्टम या फिर कथकली, उसे उत्तर में हमेशा केरल होगा। कथकली में कलाकार अपने चेहरे पर बड़ा सा मुखौटा लगा लेते हैं और भारी मेकअप लगाते हैं। कथकली में मेकअप कर देते हैं जोकर जैसे। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है। जैसे कथा होता है ना, कथक। कथक शब्द कथा से बना है, इसका अर्थ होता है कहानी कहना। पंडित बिरजू महाराज थे कथक नृत्य का सबसे प्रसिद्ध कलाकार। कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कीचीपुड़ी। कीचीपुड़ी, पूड़ी कांचपुड़ी, कीचीपुड़ी कांचपुड़ी, आंध्र प्रदेश। आधा कांचपुड़ी, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कीचीपुड़ी है। इसे कैसे याद रखोगे? आंध्र प्रदेश कीचीपुड़ी, आधा कांचपुड़ी। कांचपुड़ी मतलब कीचीपुड़ी, आधा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक गांव के नाम पर है। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में कीचीपुड़ी नामक एक गांव है जहां इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। आंख बंद करके आधा कांचपुड़ी खाई। असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे महापुरुष शंकर देव ने शुरू किया था? सत्रिया। असम के शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया। सत्रिया, सत्रिया भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया, 2000 में शामिल किया गया था। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य है, लेकिन सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में इसको जोड़ा गया। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। नवरात्रि के समय मिट्टी के दिए के चारों ओर घूम करके, दिया के चारों ओर घूम करके ताली बजा बजा करके नाचती है लेडीजें, उसी को गरबा बोलते हैं। ये भी प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा नृत्य है, ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जलीकट्टू जो सांडों के वश में करने का पारंपरिक खेल है, किस राज्य में पोंगल के त्यौहार पर आयोजित किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु में नए साल और फसल कटाई के त्यौहार पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन किया, जो अपनी बहादुरी खेल के लिए हमेशा चर्चा रहता है। सांड के संग लड़ल। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। नागालैंड के सभी जो नागा होते हैं ना, जनजाति, अपने पुराने संस्कृति को दिखाने के लिए एक साथ आते हैं और इस त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल वहाँ के पवित्र पक्षी है, हॉर्नबिल के नाम पर ये त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी का नाम है। सुप्रसिद्ध छठ पूजा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है? बिहार। बिहार का सबसे बड़ा और पवित्र लोक पर्व छठ पूजा है। इसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए दोनों का अर्घ्य दिया जाता है। यह पूर्णतः स्वच्छता और प्रकृति को समर्पित है। असम में फसल कटाई के समय मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक त्यौहार कौन सा है? बिहू।
असम के लोग साल में 3 बार अलग अलग रूपों में बिहू मनाते हैं। बोहांग बिहू, कोंगली बिहू और भोगली बिहू। याद रखने की ट्रिक, असम की बहू यानी बिहू। केरल का सबसे प्रसिद्ध फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया था। नौका दौड़ मतलब बोट से, पानी से रिलेटेड है। ओनम, ओनम जो त्योहार त्यौहार होता है ना केरल में, नाव रेस होता है, बोट रेस। राज महाबली के स्वागत में केरल के लोग ओनम का त्यौहार मनाते हैं। इसे पंबा नदी में होने वाली लंबी वलकली सांप जैसी नावों को रेस पूरी दुनिया में मशहूर है। कोणार्क शहर मंदिर ब्लैक पैगोडा जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में राजा लांगुला नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह रथ के आकार में बना है, इसमें 14 पहिए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के रजवाओं द्वारा कराया गया था? चंदेल वंश। 150 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने बेहद खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर का निर्माण करवाया था। शॉर्टकट खजुराहो चंदेल वंश। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दारागाह भारत किस शहर में स्थित है? अजमेर में है। ख्वाजा मतलब खाजा, अजमेर में है। बिहार की मिठाई होता है फेमस खाजा। राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह पर हर धर्म के लोग मन्नत मांगने आते हैं। इसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? हरमंदिर साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल है पंजाब में। सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब की ऊपरी दीवारों पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी होने के कारण इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। इसकी नींव सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। उसकी जो दीवार पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी है। राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड देखो क्वेश्चन आते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन मुख्य रूप से किसने तैयार किया था? तिरंगा का डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे का मूल डिजाइन तैयार किया था। रेलवे ग्रुप डी की हर दूसरी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जाता है। पिंगली वेंकैया का नाम याद रखो, पिंगली वेंकैया। पिंगली, पिंगली, पिंगाली, गाली याद रखो, गाली उसमें रहेगा नाम में, पिंगाली, गाली याद रखो। राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का डिजाइन करने वाले का नाम याद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई 3 गुना है तो चौड़ाई 2 गुना है। लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है। लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। आधा से अधिक है चौड़ाई। यह हमेशा याद रखना है कि लंबा ज़्यादा होता है और चौड़ा कम, इसलिए पहले लंबाई पूछे 3 और चौड़ाई पूछे तो 2। यदि प्रश्न में चौड़ाई पे पहले लिख दे तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, इसलिए शब्दों का ध्यान से देखें। 2:3 नहीं, 3:2। लंबाई चौड़ाई, और चौड़ाई लंबाई कहे तो 2:3 होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियाँ होती है और इसका रंग क्या है? 24 तिल्ली होती है, गहरा नीला रंग है। चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है जो दिन के 24 घंटे का प्रतीक है। 24 तिल्ली 24 घंटा। इसका रंग काला नहीं बल्कि गहरा नीला, नेवी ब्लू। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज बर्लिन जर्मनी में फहराने वाला गौरव किसे प्राप्त है? मैडम भिखाजी कामा। 1907 साल 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में मैडम भिखाजी कामा ने भारत का पहला शुरुआती झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। गर्म दल के मुख्य नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के सामने दहाड़ते हुए बात कही थी कि आज़ादी हमारा हक है। वर्ष 1919 में बदनाम जालियांवाला बाग हत्याकांड
अमृतसर में किस विशेष त्यौहार के दिन हुआ था? बैसाखी था उस दिन, 13 अप्रैल 1919। डेट भी याद रखो, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोग बैसाखी मनाने और दो नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरोध, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन्हीं के विरोध के करने जालियांवाला बाग में शांति से इकट्ठा हुए थे त्यौहार के दिन, जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में कहाँ शुरू किया? चंपारण, बिहार में। जो अंग्रेज बिहार के किसान को थे ना, प्रेशर करते थे कि आप नील की खेती करो, और नील खेती करने से किसानों को बेनिफिट नहीं होता था, और नहीं तो ज़मीन बंजर हो जाती थी। इसीलिए महात्मा गांधी चंपारण में किसानों के साथ मिलकर विद्रोह किए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए। वहां अंग्रेजों द्वारा जबरन कराई जा रही नील की खेती, तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ भारत का अपना पहला सफल आंदोलन चलाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारे पहली बार एक बड़े आंदोलन के दौरान किसने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया था? भगत सिंह। इस नारे को लिखा मौलवी हजरत मोहानी ने था। लेकिन जब देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में असेंबली में बम में फेंकते समय इसे जोर से चिल्लाया तो पूरे देश में पसंदीदा नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा म्यांमार में भारतीय सैनिकों को अंदर जोश भरते हुए ऐतिहासिक आह्वान किया था। बर्मा के जेल में बंद थे ना। 1947 के महान विद्रोह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरुआत 10 मई को किस शहर के छावनी से हुई थी? मेरठ। मंगल पांडे ने मार्च में बैरकपुर बंगाल में बिगुल फूंका था। लेकिन 1947 की असली सामूहिक क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सिपाहियों द्वारा दिल्ली मार्च के साथ शुरू हुई थी। 1947 1857 की क्रांति के समय भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के समय अंग्रेजों का टॉप बॉस लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति खत्म होने के बाद कैनिंग को ही भारत का वायसराय बना दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड अंग्रेजी अधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अंग्रेजों की स्थापना की थी, अंग्रेज कांग्रेस की। इसके पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे और पहली बैठक में 72 लोग शामिल हुए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एनी बेसेंट, 1917 में। साल 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में विदेशी मूल की एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगर महिला अध्यक्ष कौन थी तो उत्तर सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में, नहीं तो इसके पहले महिला अध्यक्ष बन चुकी थी 1917 में। वर्ष 1905 में हुए बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला? लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। करने वाला वायसराय था कर्जन। इसे याद रखें कि उसने भारत पर बहुत कर्ज, बुरा काम लाद दिया। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाइन ऑफ पंजाब, जिनकी मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हुई थी, अंग्रेजों के लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय, ठीक ना। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1 अगस्त 1920।
महात्मा गांधी विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठी बरसाई। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग के गुस्से में गांधी जी ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद गांधी जी गुस्से में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसका मतलब था अंग्रेजों के किसी भी काम में मदद नहीं करना। 1922 में चौरे चौरी कांड हुआ तो फिर इसको वापस लेना पड़ा असहयोग आंदोलन को। प्रसिद्ध दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम शुरू किया था? प्रसिद्ध दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किया था? 78 अनुयायी के साथ, 12 मार्च 1930। अंग्रेजों के नमक टैक्स के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुनिंदा साथियों के साथ पैदल दांडी के लिए निकले थे। उन्होंने 24 दिनों में 241 मील की दूरी तय की। 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन इम्पैक्ट, मुख्य रूप से किस आंदोलन के रोकने की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ताकत को देखकर सराय लॉर्ड इरविन को झुकना पड़ा और गांधी जी के साथ दिल्ली में समझौता किए। अंग्रेज भारत छोड़ो और करो या मरो का ऐतिहासिक नारा गांधी जी ने किस वर्ष दिया था? 8 अगस्त 1942 को दिए थे। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और देशवासियों को अंतिम मंत्र दिया कि आज़ादी के लिए करो या मरो। काकोरी ट्रेंड एक्सल। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओडायर को लंदन में जाकर किस भारतीय शेर ने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। बचपन में अपनी आंखों के सामने हुए कत्लेआम का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह 21 साल तक सही मौके का इंतजार करते रहे और 1940 में लंदन के किंगस्टन हॉल में जाकर डायर को सरेआम ढेर कर दिया। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद किस तारीख को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद गोली मारकर शहीद हो गए? 27 फरवरी 1931। आज़ाद ने कसम खाई थी कि पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। जब पार्क में उन्हें पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने देश के लिए अपनी जान खुद ही न्यौछावर कर दी। भगत सिंह को फांसी इसके ठीक 1 महीने बाद 23 मार्च 1931 को हुई थी। ब्रिटिश संसद में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? पहला नागरिक। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दुनिया के बताया कि अंग्रेज कैसे भारत को पूरा धीरे धीरे विदेश ले जा रहे हैं, जिससे धन की निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिनकी सलाह पर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक में आने से पहले देश के गांवों और मुहल आम लोगों की समस्याओं को करीब से समझने की सलाह दी थी। सीमांत गांधी के नाम से
सीमांत गांधी के नाम से किस प्रसिद्ध नेता का जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के किस महान नेता को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के समय देश 560 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। सरदार पटेल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से लोहे जैसे सभी राजाओं को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। जापानी शहर टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के मूल स्थापना के श्रेय शुरुआत किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी के विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के मन में आया था। बाद में 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगार पर पहुंचे तो उन्हें अपनी कमान संभाली और इसे बेहद शक्तिशाली बनाया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ही कुछ समय के लिए आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल रहने का अनुरोध किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आखिरी भारतीय। माउंटबेटन के जाने के बाद सी राजगोपालाचारी को पद मिला। यह पद हमेशा के लिए खत्म हो गया और देश में राष्ट्रपति का पद शुरू हुआ। प्रश्नों में भारतीय शब्द को जरूर देखें। भारतीय लगा रहेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अब प्रथम आज़ाद भारत का है तो माउंटबेटन। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच दलितों का आरक्षण को लेकर कौन सा प्रसिद्ध समझौता हुआ था? पुणे समझौता, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था। नर्मदा जेल पुणे में गांधी जी और बाबा साहब के बीच ऐतिहासिक मीटिंग हुई जिसके तहत अलग चुनाव प्रणाली के बजाय हिंदू समाज के अंदर ही दलित भाइयों के लिए सीटें ही रिजर्व करने पर सहमति बनी। वर्ष 1916 को लखनऊ अधिवेशन मुख्य रूप से किस बड़ी राजनीतिक घटना के लिए जाना जाता है? कांग्रेस गर्म दल नरम दल के मिलन और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। 1907 में सूरत में कांग्रेस दो टुकड़े नरम दल और गर्म दल हो गए थे। 9 साल बाद लखनऊ की इस बैठक में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल फिर एक हो गया। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी? 1924 के बेलगाम अधिवेशन। गांधी जी ने पूरे जीवन में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वह जगह थी कर्नाटक का बेलगाम शहर। 1924 इम्पोर्टेंट। 1929 के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और पहली बार नदी तट पर तिरंगा फहराया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। रावी नदी के तट पर आधी रात को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह कसम खाई गई कि अब अंग्रेजों से कम कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण सिर्फ आज़ादी चाहिए। इसके बाद तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा था? इसका तीव्र विरोध हुआ 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के साथ अंग्रेज गोरे थे। भारत के भाग्य का फैसला करने वाली कमेटी में भी एक भी भारतीय नहीं होने के कारण पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगे थे। ग्रुप डी परीक्षा के लिए अंतिम मास्टर देखिए, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, इसको घोल कर पी जाइए। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2, ये भी आता है। पिंगली बैंक के यह डिजाइन किए थे, ये भी आता है। गांधी जी का आंदोलन का क्रम याद रखिए, पहले चंपारण में किए थे, उसके बाद असहयोग। 1917 में चंपारण किए गांधी जी आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन किए, 1930 में दांडी किए, भारत छोड़ो 1942। थैंक्स फॉर वॉचिंग।